हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3, यानी ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, फिर हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। देखिए, आज की जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो पहले बाद में देखेंगे, पहले तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब कभी भी किसी मेटल को आप डिप कर देते हैं उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, जब कभी भी किसी भी मेटल को आपने डिप किया उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो वहां से क्या जनरेट होगा, एक पोटेंशियल। ये मान लीजिए मेटल है और ये क्या आ रहा है, मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। तो याद रखना, जब कभी भी मेटल को आपने पुट किया उसके मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, तो हमेशा याद रखना देयर इज द जनरेशन ऑफ पोटेंशियल। वहां पे हमेशा क्या होगा, एक पोटेंशियल बनेगा ही बनेगा, और उस पोटेंशियल को हम लोग क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब डिपेंड करता है, अगर मेटल की हुई ऑक्सीडेशन तो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर हुई उसकी रिडक्शन तो उसके साथ ही आएगा रिडक्शन पोटेंशियल। यानी मेरे पास में पोटेंशियल की भी दो वैरायटी आ गई, एक आ गई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरी आ गई मेरे पास में रिडक्शन पोटेंशियल। दोबारा रिपीट कर देता हूं, मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा, मेटल मान लीजिए AgN, अगर मेटल सॉल्ट आ गया AgNO3 का एक्वा सॉल्यूशन, जब भी मैंने मेटल को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा तो देयर इज द जनरेशन ऑफ पोटेंशियल, 0.80 वोल्ट का पोटेंशियल वहां जनरेट होगा ही होगा। लेकिन पॉइंट ये है, ठीक है मान गए कि मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा और वहां से एक पोटेंशियल भी जनरेट होगा, लेकिन उस पोटेंशियल की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, है ना। We need a device to calculate the value of this electrode potential। हम लोग को एक डिवाइस चाहिए ताकि मैं इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकूं। तो वो डिवाइस मेरा क्या है, SHE, जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस डिवाइस की हेल्प से मैं, मेरे पास जो भी मेटल है, जब भी मैंने उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा, मैं उससे उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। अब देखिए SHE है क्या चीज और ये काम करता कैसे है। देखिए, तो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास में, उसमें देखिए एक तो क्या है, बीच में एक प्लेटिनम की वायर हम लोगों ने लगा रखी है, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम वायर, और उसको किसी एक ग्लास कंटेनर में रखा हुआ है, और ग्लास कंटेनर एक साइड से ओपन है जहां से क्या आने लग रही है, हाइड्रोजन गैस आ रही है। क्या आ रही है, हाइड्रोजन गैस। अब जो हाइड्रोजन गैस होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है, इट कैन इजीली अटैच विद द प्लेटिनम, फाइनली डिवाइडेड मेटल, प्लेटिनम मेटल के साथ वो अटैच हो जाती है। तो यहां से हाइड्रोजन गैस जो होगी वो अटैच होकर सीधी नीचे आनी शुरू हो जाएगी, और हाइड्रोजन गैस यहां से बबल आउट हो जाएगी बाहर की तरफ। अब अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है, हाइड्रोजन गैस आई निकल गई, लेकिन नहीं, बहुत चेंज आए, बहुत चेंज ही आए। यहाँ जो सॉल्यूशन हम लोगों ने यूज किया वो क्या था, HCl। कुछ ऐसे मान लेते हैं रेड कलर का HCl है, और जो ऊपर से मेरे पास में आने लग रही है ब्लैक कलर की H2 है। तो जब हाइड्रोजन गैस HCl में एंटर किया तो ये तो बनी नहीं H2 और ये बन गया HCl, यानी हाइड्रोजन आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हुए हैं HCl और हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, लेकिन अब यहां रिएक्शन कैसे, देखिए जब मैं उसको कैथोड एनोड के ऊपर लेके गया तो हाइड्रोजन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, यानी H2 किसमें चेंज हुआ, 2H पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। और जब मैं उसको लेके गया कैथोड पे तो 2H पॉजिटिव ने वही 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बना दी, हाइड्रोजन गैस। यानी हाइड्रोजन गैस पहले तो टूट गई और उसके बाद हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, बन गई, हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, बन गई। अब सेम रिएक्शन चलती जाएगी, तो यानी अगर इसका पोटेंशियल x है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, -x, और दोनों को ऐड करो तो नेट वैल्यू क्या आ गई, 0। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, हाइड्रोजन, इसी वजह से क्या नाम दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब ये जो मेरे पास में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है, मुझे इसे बड़ा आसानी से मैं मेजर कर सकता हूं। देखिए और भी इलेक्ट्रोड आज के टाइम में, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड को भी यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो अब
पोटेंशियल को मेजर करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपको मेटल लेना है, मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देना है और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। जैसे ही मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में रख के, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में रख के आप आपस में कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर ने एक रीडिंग शो करनी है। अब देखिए भाई, इसकी जो नेट वैल्यू वो तो 0 है, तो जो भी पोटेंशियल आएगा ऑब्वियसली इस मेटल की वजह से ही आएगा। मेरे पास में जितना भी पोटेंशियल है ऑब्वियसली बात है वो तो इसी मेटल की वजह से आएगा, क्योंकि मेटल को मैंने SHE के साथ में कनेक्ट किया हुआ है ना। तो अब क्या है, मेरे पास में जितने भी मेटल है, चाहे वो Ag है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो जिंक है, जो भी मेटल मेरे पास है वो सारी की सारी मेटल्स को मैं कनेक्ट करके उनकी वैल्यूज को नोट करता चला जाऊंगा। उन सभी की वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, नोट करते करते चला जाऊंगा। जैसे एग्जांपल मेरे पास जिंक आ गया, जिंक का Zn2 पॉजिटिव में जब मैंने चेंज किया 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो पोटेंशियल आया वो आया माइनस में 0.76 वोल्ट। मैंने जब Ag को Ag पॉजिटिव में चेंज किया बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मेरा जो पोटेंशियल आया 0.80 वोल्ट आया। जब कॉपर को मैंने कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज किया बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे जो पोटेंशियल था 0.34 वोल्ट पॉजिटिव साइन के साथ आया। जब मैंने आयरन को आयरन 2 पॉजिटिव में चेंज किया बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल था 0.44 वोल्ट आया। यानी मेरे पास जितनी भी मेटल्स हैं और मैं उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में रख के उन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लूंगा, और उन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद मैं उनको अरेंज करूंगा एक सीरीज के अंदर। जितनी भी वैल्यूज आई मैं उन सभी वैल्यूज को क्या करूंगा, कैलकुलेट करके, और उन सारी की सारी वैल्यूज को एक सीरीज में लिख दूंगा। सीरीज में भी क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने रख दिया। यानी मैंने क्या किया, अरेंज किया, अरेंज द मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड जैसे मैंने उनको अरेंज किया, किसमें, एक सीरीज मेरे पास में बन के आ गई, एंड दैट सीरीज, जो सीरीज मेरे पास में बन के आई है, इस सीरीज को मैंने नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी what now, how can we define the electrochemical series? Electrochemical series is defined as the arrangement of metals or electrode potential in their increasing order, and that is called as electrochemical series. अब इस electrochemical series का क्या फायदा है भाई हम लोग को, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इस electrochemical series से सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेरे पास जितनी भी मेटल्स थी उनको मैंने अरेंज कर दिया एक सीक्वेंस में, और इससे मुझे क्या पता लगा कि, इससे ये पता लगा कि विच मेटल शुड बी ऑक्सीडाइज एंड विच मेटल शुड बी रिड्यूस्ड। और ये पता लगा कि किस मेटल को तो मुझे ऑक्सीडाइज करना है और किस मेटल को मुझे रिड्यूस करना है। दूसरा, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। हम लोग सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अब सेल का ईएमएफ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईएमएफ की जो हम लोग निकालते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, या फिर ई नोट ऑफ रिडक्शन, क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, माइनस ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन, या फिर आप ये कह सकते हो ई नोट ऑफ राइट माइनस ई नोट ऑफ लेफ्ट, क्योंकि जब भी आप देखिए तो राइट साइड में ही आपकी क्या होती है, रिडक्शन, और लेफ्ट साइड में ही क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो आप इजीली जो ईएमएफ की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर ईएमएफ की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव साइन के साथ, इफ
EMF comes with positive sign, अगर जो EMF है अगर वो पॉजिटिव साइन के साथ आता है, अगर जो EMF है अगर वो पॉजिटिव साइन के साथ आता है तो सेल रिएक्शन इज फिजिबल, सेल रिएक्शन इज फिजिबल, यानी सेल की जो रिएक्शन है वो फिजिबल हो जाएगी, यानी सेल की रिएक्शन वहां पे आएगी। अगर वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब सेल रिएक्शन वहां नहीं आएगी और सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नंबर 4 ये बताता है कि अगर मेटल जो है, आप सब ने रूल किया है कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, तो ये सीरीज मुझे ये बताती है कि हाइड्रोजन गैस शुड बी लिबरेटेड और नॉट, कि जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कैसे पता लगेगा? अगर EMF की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आई तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, अगर नहीं आई तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। अब इससे ये चीज तो क्लियर हो गया, ठीक है, कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा हमारे पास में, रिडक्शन आएगा, लेकिन तब क्या अगर मैं दो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो चीजें करने वाली जो होते हैं उनको साथ में कनेक्ट कर दूं, यानी इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन ही करवा दूं तो क्या, अगर मैं वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन ही करवा दूं, यानी अब मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, यानी कि अभी देखिए जो हमने SHE की हेल्प से कैलकुलेट किया, कॉपर को जब कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज किया तो पोटेंशियल आया 0.34 वोल्ट, और जिंक को जब Zn2 पॉजिटिव में चेंज किया तो जो पोटेंशियल की वैल्यू आई है वो आई है 0 वोल्ट, ठीक है। तो एक वैल्यू हाई है एक वैल्यू लो है, तो जो वैल्यू हाई होती है हमेशा उसे क्या मानते हैं? कैथोड, और जिसकी वैल्यू लो होती है उसको आप हमेशा क्या मानते हैं? एनोड। लेकिन तब क्या अगर मैं इन दोनों को ही कनेक्ट कर दूं आपस में, ये देखिए मान लीजिए मेरे पास एक कॉपर की इलेक्ट्रोड है और इधर मेरे पास क्या है? एक जिंक की इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एक मेरे पास क्या आ गया? जिंक इलेक्ट्रोड, और एक मेरे पास में क्या आ गया? कॉपर इलेक्ट्रोड। इधर मैंने जिंक को रखा है कहां पे? जिंक सल्फेट में, और इधर मैंने रखा है कॉपर को कॉपर सल्फेट में। ये मेरे पास आ गया 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन, और इधर आ गया मेरे पास में 1 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन। और अब क्या है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, मेटल को जब मैंने इसको सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा सिर्फ एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक क्या जनरेट हुआ? पोटेंशियल जनरेट हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया, इमीडिएटली जैसे ही मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया तो गैल्वेनोमीटर ने मुझे डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दिया। गैल्वेनोमीटर ने मुझे क्या शो किया? डिफ्लेक्शन के भैया यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही जिंक को मैंने कॉपर से कनेक्ट किया तो जिंक ने अपना क्या बना लिया? एनोड, और जबकि कॉपर ने अपना क्या बनाया? कैथोड। जब जिंक ने अपना एनोड बनाया तो जिंक किसके अंदर चेंज हुआ? Zn2 पॉजिटिव, और साथ में क्या निकल गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन चलते हुए ऑब्वियसली जिंक से कहां पहुंच गए? कॉपर की तरफ। यानी कॉपर ने उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके और कॉपर सल्फेट से क्या बनाना शुरू कर दिया? Cu। यानी कि कॉपर सल्फेट तो निकल के कॉपर सल्फेट से ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, और जबकि जिंक से मेटल से जिंक निकल के खत्म हो के वो जिंक सल्फेट बनाने लग रहा है। यानी जिंक खत्म होता जा रहा है और कॉपर क्या होता जा रहा है? डिपॉजिट होता जा रहा है। यानी पूरी की पूरी रिएक्शन क्या? इम्बैलेंस होने लग रही है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से चल के ऑब्वियसली बात है कहां जाने लग रहे हैं? कैथोड की तरफ जाने लग रहे हैं अपने आप ही, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रेवल करे तो बदले में करंट भी तो ट्रेवल करेगा, ऑब्वियसली करंट भी ट्रेवल करेगा। अब अगर मैं गैल्वेनोमीटर की जगह पे घर का कोई अप्लायंस लगा दूं तो ऑब्वियसली वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी? वहां से पास ऑन होनी शुरू हो जाएगी। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि जिंक खत्म होता जा रहा है, कॉपर बनता चला जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूं कि सेल टोटली क्या रहे? इम्बैलेंस रहे। तो इस सेल को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया? इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को आपस में ही कनेक्ट कर दिया।
किसकी हेल्प से? एक सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से मैंने इन दोनों को आपस में ही कनेक्ट कर दिया और क्या लगाया मैंने? सॉल्ट ब्रिज। क्या लगा दिया बीच में? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज किसका बना होता है? ये बना होता है एक एगर एल्गी होती है, उसके अंदर मैं KNO3 या फिर KBr का सॉल्यूशन मिक्स करके वाटर के साथ में और इसको ट्यूब के अंदर सेमी सॉलिड करके फिल कर देता हूं और बाद में इधर कॉटन प्लग्स लगा देता हूं ताकि वो सॉल्यूशन बाहर ना आए। कॉटन प्लग से उसको बंद कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने की वजह से एक पूरा सेल सर्किट कंप्लीट हो गया। कैसे? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन एनोड से चल के आपके कैथोड पे गए थे तो वो कैथोड में सॉल्ट ब्रिज से होते हुए वापस कहां आएंगे? आपके एनोड को आ जाएंगे, है ना। कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो चल के ऑब्वियसली कहां जाएंगे? एनोड पे। लेकिन कैसे? देखिए, एनोड से ऐसे, सॉरी कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रेवल करें और ट्रेवल करके वो किसको गए? K पॉजिटिव को। अब किसको गए? NO3 को। ऐसा करने की वजह से NO3 क्या बन गया? NO3 नेगेटिव। और जैसे वो K के कांटेक्ट में आया K पॉजिटिव को, तो K को किस में चेंज कर दिया? K के अंदर। अब ये K अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? वहां पे एनोड को देगा कि भैया आप मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, और एनोड अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? फिर कैथोड को देगा। तो बदले में कैथोड से करंट क्या होगा? ट्रेवल करेगा आपका कैथोड से एनोड की तरफ में, पूरा का पूरा सेल का प्रोसेस बन जाता है। यानी इनडायरेक्टली अगर मैं देखूं तो इसका मतलब है यार ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसके तो बड़े ही इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्या आने लग रहे हैं? फंक्शंस आने लग रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए, अगर मैं सॉल्ट ब्रिज से इनको कनेक्ट ना करूं तो ऑब्वियस सी बात है वो तो सेल रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, है ना। और सेल एक टाइम में अपने आप ही खुद ही खत्म हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो ये क्या कर रहा है? सेल रिएक्शन को कंप्लीट करा रहा है सबसे पहले तो देखिए, है ना। और दूसरा क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट टू हाफ ऑफ सेल। जो दो हाफ है सेल के उनको आपस में क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। और सेल रिएक्शन को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। या फिर सेल की जो न्यूट्रलिटी है मेंटेन, सेल न्यूट्रलिटी, सेल की जो न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करा रहा है कौन? यहाँ पे हमारा सॉल्ट ब्रिज। यानी ये फंक्शंस आ गए किसके? सॉल्ट ब्रिज के। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे रिएक्शन ये वाली चल रही है और यहाँ पे रिएक्शन ये वाली चल रही है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास में क्या आ रहा है? एक एनोड आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है? एक सॉल्ट ब्रिज आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है? सॉल्ट ब्रिज आ रहा है। और फिर क्या आ रहा है? मेरे पास में कैथोड आने लग रहे हैं। अगर मैं देखूं तो मेरे पास तीन हिस्से आ गए हैं, तीन हिस्से आगे, जहां पे जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव के अंदर चेंज हो रहा है। सॉल्यूशन कितनी है? मान लीजिए मैंने 1 मोलैरिटी का बोला था तो 1 मोलैरिटी मैंने लिख दिया। बीच में क्या आ रहा है? सॉल्ट ब्रिज। और उधर क्या आ रहा है? कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज हो रहा है कॉपर के अंदर, और वो सॉल्यूशन भी कितना था आपका? मान लीजिए 1 मोलर ही था। तो दिस इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। इसे आप क्या नाम देते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। कि किसी भी सेल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास में बना है उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आपका आएगा ऑक्सीडेशन हाफ, सबसे पहले क्या आएगा आपका? ऑक्सीडेशन हाफ। उसके बाद में आपके पास क्या आएगा? रिडक्शन हाफ। और रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ के बीच में आपके पास क्या आएगा? सॉल्ट ब्रिज। क्या आ जाएगा? सॉल्ट ब्रिज। आई होप आप सबको रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ये सारी चीजें क्लैरिफाई हो गई है। अब अगर ये क्लैरिफाई हो गई या अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं मुझे। देखिए, अब ये तो चीज होगी सारी बात, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किस चीज का आ गया? देखिए कि जो ये ईएमएफ हम लोग निकालने लग रहे हैं, ई नॉट ऑफ Zn to Zn2 पॉजिटिव, वैल्यू है माइनस में 0.34 वोल्ट। और जबकि कॉपर की बात करूं तो कॉपर का जो ई नॉट ऑफ Cu to Cu2 पॉजिटिव है उसकी वैल्यू आ रही है 0.34 वोल्ट। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने सेल बना लिया तो ऑब्वियसली सेल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो मैं ई नॉट ऑफ सेल भी निकालूंगा। अभी अभी फॉर्मूला बताया था, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या आ गई? तो यहाँ पे भी कॉपर की मैंने ऑक्सीडेशन दिखाई है और यहाँ पे भी मैंने जिंक की ऑक्सीडेशन ही दिखाई है। तो एक चीज हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है उसी को आपको कैथोड कंसीडर करना है, अगर दोनों पार्ट में ऑक्सीडेशन दे रखी है तो।
अब इसको कम है तो इसको आपने क्या कंसिडर करना है, एनोड कंसिडर करना है। तो कैथोड से जब एनोड को माइनस करेंगे तो 0.34 वोल्ट माइनस में माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट, तो अब ये कितना बन गया 1.1 वोल्ट। यानी ये जो मेरा एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है किस चीज का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एग्जांपल आ गया डैनियल सेल का। यानी डैनियल सेल जब आप लोग फिजिक्स के क्लास के प्रैक्टिकल के अंदर जब आप करेंगे तो एग्जैक्टली जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास में आएगा ना, वो कितना आएगा 1.1 वोल्ट, एग्जैक्टली यही पोटेंशियल आएगा और इसके सिवाय वहां पे पोटेंशियल फिजिक्स में नहीं आएगा। जो वोल्ट मीटर है वो यही डिफ्लेक्शन आपकी वहां पे शो करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या आ जाता है, अब वहां डिपेंड करता है कि फिजिक्स टीचर ने कंसंट्रेशन कितना लिया है, यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो कितना वहां पे सॉल्यूशन का चूज किया है, उसके ऊपर भी ईएमएफ जो है वो डिपेंड करता है। तो यानी यही हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। एक सेकेंड बस, हाँ जी, यही हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि डिपेंडेंस ऑफ E of cell on concentration, कि भाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये E of cell कैसे डिपेंड करता है। देखिए दो हिस्से आ गए मेरे पोटेंशियल के या EMF के, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के दो हिस्से आ गए। E नोट ऑफ आ गया मेरे पास में एक हिस्सा सेल का और दूसरा आ गया E ऑफ सेल। यानी ये कहां निकाल रहे हैं आप, स्टैंडर्ड कंडीशन में, और ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। जबकि ये क्या निकाल कर रहे हैं आप, कैलकुलेट वेरिएबल कंडीशन में, और ये क्या रहेगा, वेरिएबल, ऑब्वियसली ये फिक्स नहीं हो सकता है ना। अब जो ये ई ऑफ सेल है, ई ऑफ सेल ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था नर्स्ट। कौन था, नर्स्ट। तो ये डिपेंडेंसी की जो इक्वेशन बनी, इसको इसी नाम से, नर्स्ट इक्वेशन के नाम से दुनिया जानने लग गई। इसी इक्वेशन के नाम से इसको जानने लग गई, दैट इज सो कॉल्ड एज द नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन के अंदर तो नर्स्ट आगे क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से। नर्स्ट के अकॉर्डिंगली जो ई ऑफ सेल है वो डिपेंड करता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन में एन इंटू में एफ एल एन ऑफ मेटल अपॉन मेटल पॉजिटिव आयन। यानी यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इक्वेशन जो एप्लीकेबल हो रही है सिर्फ एक मेटल के लिए। यानी मेटल को जब आपने मेटल पॉजिटिव आयन के अंदर चेंज कर दिया बाय द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपने लूज करवाया, इसी वजह से एन इंटू में एफ मैंने वहां पे लिखा है। इसी वजह से जो वैल्यू लिखी है वो क्या लिखी है, एन इंटू में एफ आ रही है आपके पास में वैल्यू। तो यानी इस पूरी चीज को अगर मैं कंक्लूड करूं तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन में एन इंटू में एफ। अब मैं एल एन के प्रॉपर्टी यूज करूंगा, एल एन इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 ऑफ लॉग होता है। तो मैं इसको 2.303 लॉग ऑफ मेटल आयन मेटल अपॉन में मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन मैं इसे पुट करूंगा। अब देखिए मेटल की जो वैल्यू है वो तो आयनाइज हो नहीं रहा है, तो मैं उसकी वैल्यू को क्या कर दूंगा 1 पुट कर दूंगा, और इन सारी वैल्यूज को मैं वैल्यू भी पुट कर देता हूं। तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या बना, ई नॉट ऑफ सेल माइनस में 8.314, अब स्टैंडर्ड कंडीशन है तो 298 अपॉन में एन 96500 इंटू में क्या आ गया 2.303 लॉग ऑफ। अब जो मेटल है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो 1 रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सिर्फ कौन चेंज होगा, मेटल पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जितना भी मेटल एन पॉजिटिव आ रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जब सारी वैल्यूज को मैंने पुट किया तो मेरे पास में नेट बची ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग ऑफ 1 अपॉन में मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन। जो भी मेटल आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आपको वहां पे पुट करना है और आप इसको इजीली न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे।
आई होप व्यूअर्स ये चीज क्लैरिफाई हो गई है। अब पूरी सेल के देखते हैं, ये तो सिर्फ एक सिंगल एक हाफ सेल के लिए मैंने लिखी है इक्वेशन। अब पूरे सेल के लिए देखते हैं इसको। हम देखिए, अगर आपके पास एक पूरा सेल बन गया, जैसे अभी बात कर लेते हैं कि भाई जिंक था जो कॉपर 2 पॉजिटिव से रिएक्ट कर रहा था डेनियल सेल में, प्रोडक्ट में क्या बन रहा था Zn2 पॉजिटिव और साथ में क्या बन रहा था Cu। तो देखिए अब एक पूरा सेल बन चुका है। अब सेल के केस में आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट रिएक्शन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर लेना है। क्या फॉर्मूला है, Zn2 पॉजिटिव इनटू Cu अपॉन में Zn इनटू Cu2 पॉजिटिव। अब जो भी चीजें अनआयनाइज है आप उन्हें हटा दें। अब नेट आपके पास में क्या बच रहा है, अब नेट जो मेरे पास में बचा वो Zn2 पॉजिटिव बचा अपॉन में क्या आ गया, Cu2 पॉजिटिव। देखिए इसकी डेरिवेशन भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, सिंगल उसको केस को उठाकर उनको सब्ट्रैक्ट करना है बस, लेकिन फाइनल रिजल्टेंट वही आएगा। क्या बोला, देखिए E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस में 0.059 अपॉन में n log ऑफ Q। Q क्या चीज है, यही वैल्यू है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। आपने हमेशा इसी मेथड को यूज करना है, तो न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्ट ऊपर ऑक्सीडेशन और नीचे रिडक्शन करते हैं, तो वहां पे एरर के चांसेस फिर भी रहते होते हैं। तो आपने इस तरह से यूज करना। अगर मैं इसकी ओवरऑल लिखूं और बुक्स के अकॉर्डिंग ही, तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस में 0.059 अपॉन में n log ऑफ concentration of oxidation half अपॉन में concentration of reduction half। तो बाय दिस फॉर्मूला आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं E ऑफ सेल। अब देखिए आपके पास आगे दो फॉर्मूला, एक अभी आपने किया था जहां पे आपके पास जो E ऑफ सेल था वो E ऑफ सेल का फॉर्मूला आया था सिंगल मेटल और उसके इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशन के लिए। क्या था, E नॉट ऑफ मेटल माइनस में 0.059 अपॉन n log ऑफ 1 अपॉन में मेटल पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल मेटल केस है, अगर आपके पास ड्यूल मेटल केस है, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ, थोड़ा सॉल्व करते हैं इनको। देखिए बच्चों, बात करते हैं आप कुछ न्यूमेरिकल्स की जो लास्ट इक्वेशन से रिलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिंक रोड जो है हमने डिप किया है 0.1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर। देखिए तो ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन वही टाइप में बन गया जो अभी बात करी थी हम लोगों ने कि भाई हमारे पास एक जिंक का सल्फेट का सॉल्यूशन है और ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर मैंने जो डिप किया हुआ है, किसको डिप किया, जिंक रोड को, है ना। और ये कितना है, 0.1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है। लेकिन खास बात क्या करें कि सॉल्ट सिर्फ 95% ही डिसोसिएट हो रहा है। सॉल्ट सिर्फ कितना डिसोसिएट हो रहा है, 95%। अब 95% अगर डिसोसिएट हो रहा है तो 95 अपॉन 100 इंटू में 0.1, यानी ये कितना बन गया 0.95 इंटू में 0.1, तो मेरे पास बन गया 0.095 मोलैरिटी कंसंट्रेशन की आ गई है। तो अब देखिए जो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए इक्वेशन हम लोगों ने किया था, क्या थी वो, अगर याद हो, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस में 0.059 अपॉन में n इंटू में log ऑफ 1 अपॉन में मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अगर याद हो हम लोगों ने इसी तरह से इस चीज को किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे E जो मेरा आने लग रहा है वो जिंक की बात हो रही है, Zn2 पॉजिटिव से जिंक की, तो वहां पे भी Zn2 पॉजिटिव टू Zn ही आएगा। अब देखिए जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूं तो E ऑफ Zn2 पॉजिटिव से Zn मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू जो मुझे प्रोवाइड की गई है वो ये रही, E नॉट की जो वैल्यू है, माइनस में क्या आ रहा है मेरे पास में 0.76 माइनस में 0.059 अपॉन में n की वैल्यू क्या आ रही है 2, क्योंकि जो जिंक है, जिंक ऑब्वियसली कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ही लगेंगे जब मुझे इसको जिंक के अंदर में चेंज करना है। तो log ऑफ 1 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है 0.095। तो यहां से E ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो माइनस में 0.76 माइनस में 0.0295 अपॉन में क्या आ गया, ये अपॉन 2 तो कैंसिल कर दिया, log ऑफ
जब 1 को डिवाइड किया 0.095 से, तो आंसर जो मेरे पास में आया इट इज अराउंड 1 से थोड़ी सी वैल्यू जो है वो ऊपर आ जाएगी, 10.12 मान लीजिए, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो जब पूरी वैल्यू को यहाँ लॉग वगैरह को मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास में क्या वैल्यू आ रही है, 0.03 के आसपास जो है वो वैल्यू आने लग रही है। जब मैंने पूरी वैल्यू को यहाँ पे किया तो 0.079 वोल्ट मेरे पास में वैल्यू आ रही है किसकी, Zn2 पॉजिटिव से Zn की। आई होप ये चीज भी सबको क्लैरिफाई हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, तो इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या है कि कहता है कि जो E नॉट है कॉपर के लिए वो मेरे पास में 0.34 वोल्ट है। जो E नॉट है Cu2 पॉजिटिव से Cu के लिए वो वैल्यू है 0.34 वोल्ट। हाउ विल यू कैलकुलेट द EMF वैल्यू व्हेन द सॉल्यूशन इन कांटेक्ट विद दिस मच कॉपर आयन। देखिए कॉपर आयन की बात कर रहे हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, Cu2 पॉजिटिव की कितनी है, 0.1 मोलैरिटी। How does the EMF for the copper electrode changes when the concentration is decreases? जैसे ही concentration को हमने डिक्रीज किया तो कैसे EMF चेंज होगा, पहले हम EMF की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए EMF की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में क्या आएगा, E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव से Cu माइनस में 0.059 अपॉन में N की वैल्यू फिलहाल 2 ही रहने वाली है क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव की बात हो रहा है, तो 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लॉग ऑफ 1 अपॉन में Cu2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी मेरे पास में। तो EMF की जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे Cu2 पॉजिटिव आयन से Cu, तो इसके लिए जो वैल्यू प्रोवाइड करी 0.34 वोल्ट, 0.059 अपॉन में 2 मेरे पास में कितना बन जाएगा, 0.0295 लॉग ऑफ 1 अपॉन में 0.1। तो 0.34 माइनस में 0.0295 लॉग ऑफ, जैसे मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास में कितना आ गया 10, लॉग 10 की वैल्यू क्या आती है 1, तो 0.34 माइनस में 0.0295 लॉग 10 की वैल्यू क्या है 1। जब पूरी वैल्यू को कैलकुलेट किया तो 0.3 ये मिल जाएगा 5, 105 वोल्ट, ये मेरे पास में EMF की वैल्यू आ गई है। लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटे से हिस्से पे और ध्यान देना है। क्या कहता है कि हाउ इज द EMF चेंजेस। अब कैसे EMF चेंज होगा, देखिए जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन इतनी है तो इतनी वैल्यू आ रही है, जब मैं कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करूंगा तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जब डिक्रीज होगी, कम होगी, तो ऊपर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब ऊपर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल क्या होगा, और ज्यादा मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब कम करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली वैल्यू है EMF क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे क्या करते हैं, डिक्रीज, तो EMF की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, डिक्रीज। आई होप व्यूअर्स आप सबको न्यूमेरिकल क्लैरिफाई हुआ। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 के ऊपर। देखिए तो इस न्यूमेरिकल के अंदर जो मेन पॉइंट आने लग रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक गैस की बात हो रही है। तो यहाँ एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, अब तक मेटल आयन को आप नेग्लेक्ट कर देते थे, लेकिन अब आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। मान लीजिए आपके पास क्या है, क्लोरीन है, और क्लोरीन को आपने क्लोराइड के अंदर आपने चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली देखिए N की वैल्यू तो 2 ही आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आ रहा है हमारे पास में, है ना, मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर रहा हूँ। लेकिन खास बात क्या है कि यहाँ इस केस में आपको Q कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू होती है आप उसको पावर के अंदर ही उसके यूज करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे Q की वैल्यू को देखता हूँ तो यहाँ पे इक्वेशन क्या थी मेरे पास, EMF मुझे कैलकुलेट करना है, यानी Cl2 को Cl नेगेटिव के अंदर चेंज करना है। तो E नॉट ऑफ Cl2 टू Cl नेगेटिव माइनस 0.059 अपॉन में N लॉग ऑफ, अब मेरे पास में क्या बन रहा है, क्लोराइड आयन और उसका स्क्वायर अपॉन में क्लोरीन गैस। तो E नॉट की यहाँ जो मुझे वैल्यू प्रोवाइड करी गई है वो है 1.36 वोल्ट, 0.059 अपॉन में N की वैल्यू क्या आ रही है 2 लॉग ऑफ Cl नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये रही, जो HCl की है 0.01, लेकिन उसका क्या आएगा होल स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, प्रेशर ऑफ Cl2 गैस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की जगह मुझे प्रेशर प्रोवाइड किया गया तो मैं प्रेशर की वैल्यू को ही पुट करूंगा।
तो 1.36 इंटू में जब मैंने इसको डिवाइड किया 0.0295 लॉग ऑफ क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास में 1 इंटू में 10⁴ और अपॉन में क्या आ गया 2.5। तो जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे इसको डिवाइड करने के बाद आ गया 0.4 बन गया मेरा टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे 1.36 माइनस में 0.0295 लॉग ऑफ, अब देखिए मेरे पास में क्या बन गया 4 इंटू में 10⁻⁵ ये मेरे पास में वैल्यू आ गई। जहां पे मैं लॉग का रूल यूज करूंगा, रूल क्या था, लॉग ऑफ a इंटू लॉग ऑफ b या फिर लॉग ऑफ a इंटू में b, देन यू कैन राइट इट एज अ लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। या सेकेंड रूल भी साथ ही यूज होगा, log a⁴n इज इक्वल टू n log ऑफ a। तो आप इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ 1.36 माइनस 0.0295 लॉग ऑफ, अब ये क्या बन जाएगा 4 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁵, जहां पे मैं नीचे वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो 1.36 माइनस 0.0295 लॉग ऑफ 4 होता है 0.6020 प्लस में यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 5, क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 1। तो नेट वैल्यू 1.36 माइनस 0.0295 और इसमें से माइनस में साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास में 4.3980, ठीक है माइनस में। और माइनस माइनस जैसे मैंने इस सारी चीज को वहां से कैलकुलेट किया तो मेरा जो फाइनल आंसर बनेगा इट इज अराउंड 1.49, क्योंकि माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा तो आंसर आएगा 1.49 वोल्ट के आसपास मेरा यहाँ पे आंसर बन जाएगा ओवरऑल कैलकुलेशन करके। अब चलते हैं ड्यूल सिस्टम के ऊपर। ड्यूल सिस्टम मतलब जहाँ पे एक ऑक्सीडेशन हाफ है और एक आपका, ध्यान से अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एनसीईआरटी बुक की बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पे देखिए आपको अब क्वेश्चन के अंदर डबल सेल प्रोवाइड किया गया है, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक आपका रिडक्शन हाफ। एक ऑक्सीडेशन है देख के पता लग रहा है, एक आपका रिडक्शन हाफ है। यानी यहाँ पे जो रिएक्शन आ रही है, जो Mg है वो Mg2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है और जो Cu2 पॉजिटिव है वो आपका किसके अंदर चेंज होने लग रहा है, Cu के अंदर चेंज होने लग रहा है। तो जब आप यहाँ पे अगर आप देखें तो आप Q की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा Mg की, अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन किसका आएगा Cu2 पॉजिटिव का। ठीक है, आपने इस तरह से इसको करना है। तो यहां से जो पार्ट भी आपके पास मेटल फॉर्म में है ऐसे जो आयनाइज नहीं हुआ उसको आप हटा दीजिए। तो नेट वैल्यू जो बची आपके पास में क्या बची, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव। अब यहां से आप फॉर्मूला लिखिए, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ, अब क्या आ रहा है ऊपर देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। देखिए मैंने अभी तक सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा मैंने सिर्फ लास्ट इक्वेशन लिखी है इस चीज को देख के। अब आपने कुछ नहीं करना, आगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में सबसे पहले आपने क्या निकालना क्वेश्चन के अंदर, E नॉट ऑफ सेल। E नॉट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ आप निकालेंगे एनोड। तो E नॉट अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड, अब देखिए मुझे तो कैसे पता लगेगा कौन सा कैथोड है, तो दोनों में ही रिडक्शन दिखाई है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जिसका भी पोटेंशियल आपको हायर प्रोवाइड किया गया है, हायर प्रोवाइड किया गया है इसकी वैल्यू को, तो 0.34 वोल्ट माइनस में माइनस ऑफ 2.37 वोल्ट। ये क्वेश्चन पेपर में भी कई बार आ चुका है और रिसेंटली कंपार्टमेंट के पेपर्स में भी आया हुआ था। आंसर बन गया 2.71 वोल्ट बन गया मेरे पास में यहाँ पे। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 2.71 माइनस में 0.059। अब बात आ गई n की, मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके लिए इलेक्ट्रॉन रिएक्शन जरूरी थी कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, और जबकि कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। तो नेट जो एक्सचेंज हुआ है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है। तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2 इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास में है वो है 0.0001 और जबकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.0001 मोलर, है ना। तो जब मैं इन सारी की सारी वैल्यूज को आपस में एक दूसरे के साथ कैलकुलेट कर रहा हूं तो 0.01 को और उसको मैं जैसे डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास में जो नेट वैल्यू बचेगी
अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। पहले इसके लिए आ गया 100 नीचे, तो ये 1 बन जाएगा, इनटू में इसके लिए 1 2 3 4, तो 10 रेज़ टू द पावर हम लोग करेंगे 4, तो ये आ गया 10 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो कितना बचा 10 रेज़ टू द पावर 2, जिसका मतलब है हमारे पास में क्या आ गया, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली log a रेज़ टू द पावर n वाला रूल आ गया। तो 2.71 माइनस में 0.0295, ये 2 से डिवाइड करके बन गया 0.0295 log ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 2। अब log a रेज़ टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 71 माइनस में 0.0295 इंटू में 2 log ऑफ 10, log ऑफ 10 की वैल्यू क्या आती है 1, तो 2.71 माइनस में जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 0 पॉइंट में क्या बन गया, यहाँ पे 1 आ गया, 0.0591। इसमें से जैसे मैंने इसको माइनस किया तो अल्टीमेटली मेरे पास में जो आंसर यहाँ पे बना वो बना 2.68 के आसपास मेरे पास में वोल्ट में बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ भी चुका है। चलिए अब एनसीईआरटी के इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। देखिए इसके देखिए अब क्वेश्चन नंबर इसी के ही पार्ट नंबर सेकंड पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। आयरन की रिएक्शन है H पॉजिटिव आयन के साथ में। देखिए पहले रिएक्शन बना लेते हैं। Fe जो है वो चेंज हुआ है Fe2 पॉजिटिव में, और वहीं पे जो आपका H पॉजिटिव है इट गेट चेंज टू हाइड्रोजन गैस। तो ऑब्वियसली इनको बैलेंस करने के लिए हमें 2 तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ नहीं है। तो अगर आप चेक करें तो आयरन से Fe2 पॉजिटिव बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, मतलब इस ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, जबकि इस रिडक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। ठीक है, अब एक खास चीज क्या है, हम लोग EMF को देख लेते हैं। E नॉट ऑफ सेल निकाल के उसका फॉर्मूला क्या था, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस में E नॉट ऑफ एनोड। अब देखिए यहाँ न्यूमेरिकल में मुझे सिर्फ आयरन की वैल्यू प्रोवाइड की गई है, जबकि मुझे वैल्यू किसकी पता होनी चाहिए थी, हाइड्रोजन पॉजिटिव से H2 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए थी, या H2 से 2H पॉजिटिव की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि क्या आती है 0। हमने किया था लास्ट क्लास में SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब देखिए तो जैसे मैंने वैल्यू पिट की तो ऑब्वियसली 0 वोल्ट क्या है ज्यादा इन कंपैरिजन टू दिस, तो इसी को अपने कैथोड पे लेके जाना, माइनस में 0.44 वोल्ट कितना बन गया, प्लस में 0.44 वोल्ट आपके पास में वैल्यू आ गई E नॉट ऑफ सेल की। अब जो हमारी लास्ट इक्वेशन है वो क्या है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस में 0.059 अपॉन में n लॉग ऑफ क्या आएगा Q। अब Q कैसे निकालेंगे, आप देखिए Q को कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में, देखिए हाइड्रोजन एक गैस है तो उसका प्रेशर आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर आप चेक करें तो जो अब यहाँ पे ट्वाइस है तो मैंने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उसके पावर में डाल दिया है यहाँ पे, तो ये पार्ट नेग्लेक्ट होगा क्योंकि मेटल पार्ट है वो भी अनआयनाइज्ड फॉर्म में। तो आयरन 2, अब यहाँ से जो आयरन 2 पॉजिटिव की वैल्यू आ रही है वो क्वेश्चन के अंदर कितनी प्रोवाइड की गई है 0.001, और जो प्रेशर है हाइड्रोजन का वो कितना है आपका 1 एटमॉस्फेयर, और H पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड की गई है वो है 1 मोलर, उसका मुझे क्या करना है स्क्वायर, कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो यहाँ पे मेरे पास Q की जो नेट वैल्यू बची है 0.001 बची है, तो 0.001 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास में 1000, और 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू द पावर 3, और इस 10 रेज़ टू द पावर 3 को मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस में 3। तो मेरे पास नेट वैल्यू आ गई सोल्व करते हुए। E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू मेरे पास में 0.44 वोल्ट आ चुका है, 0.059 अपॉन में नेट इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहे हैं वो 2 ही हो रहे हैं अल्टीमेटली, एंड लॉग अब a रेज़ टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा तो -3 लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 10। अब लॉग ऑफ 10 की वैल्यू क्या आती है 1, तो 0.44 माइनस में 0.0295 ये मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटू में क्या आ जाएगा 3, तो 0.44 इंटू में क्या आ जाएगा 0.0785 बन गया। जब इसकी नेट वैल्यू, सॉरी प्लस है साइन, जब इसकी नेट वैल्यू को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया न्यूमेरिकल के अंदर तो नेट वैल्यू आई 0.52 के आसपास मेरी वैल्यू बन जाएगी। बस चेक कर लेते हैं 581, ठीक है 5185 के आसपास बनेगी वोल्टेज में हमारे पास में वैल्यू। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से आते होते हैं जनरली। देखिए अब मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के ऊपर।
तो थर्ड पार्ट में देखिए फिर से आपको वही सेम चीज करनी है। क्या करना है आपको, सबसे पहले इक्वेशन बनानी है। Sn को आपने चेंज किया Sn2 पॉजिटिव है, साथ में आपने H पॉजिटिव को चेंज किया आपने हाइड्रोजन गैस के अंदर। दिस इज योर इक्वेशन। यहाँ ट्वाइस आ गया, यहाँ पे क्या रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर आप चेक करें तो यहाँ पे भी आपके पास क्या रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 2। अब जरा इसके लिए q की वैल्यू को भी हम लोग देख लेते हैं। तो q की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Sn2 पॉजिटिव आयन इनटू में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज योर Sn इनटू में H पॉजिटिव आयन पार्ट का क्या आ गया आपके पास में स्क्वायर। अब Sn2 पॉजिटिव तो हमें बचा के रखना पड़ेगा, इसको आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब साथ ही साथ ई नॉट ऑफ सेल भी निकाल लेते हैं। ई नॉट ऑफ सेल आप कैसे निकालेंगे, जिसकी भी वैल्यू हायर होगी वो हायर वैल्यू क्या है ये 0.00 माइनस में माइनस ऑफ 0.14 वोल्ट, यानी आंसर क्या आ गया प्लस में 0.14 वोल्ट आ गया मेरे पास में ई नॉट ऑफ सेल। अब मेरी जो लास्ट इक्वेशन है ई ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग ऑफ क्यू, जो मैं हर बार निकाल रहा हूँ। तो ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या आ गई 0.14 में वोल्ट माइनस में 0.059, अगेन इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 2 का ही आ रहा है, लॉग ऑफ अब क्यू आ गया, क्यू की वैल्यू क्या आ रही है Sn2 पॉजिटिव आयन इनटू में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन का होल स्क्वायर। जब इन सारी वैल्यूज को मैंने पुट किया माइनस में 0.0295 लॉग ऑफ Sn2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 इनटू में प्रेशर क्या आ रहा है आपके पास 1 एटमॉस्फेयर, और हाइड्रोजन गैस की जो वैल्यू गिवन है 0.02, लेकिन उसका क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा। जब हम लोगों ने इस चीज को सॉल्व किया तो 0.14 माइनस में 0.0295 लॉग ऑफ, अब ये आपका कितना बन जाएगा 5 अपॉन में ये आ गया 2 इंटू में 0.002, ये बन गया नेट वैल्यू जो आपके पास में बनेगी। जब मैंने इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट किया इस तरह से लॉग वगैरह को पुट करके, तो मेरे पास में जो पूरा सॉल्व करके आया आंसर इट इज योर अराउंड 0.14 माइनस में 0.06 बन जाएगा नेट वैल्यू जो पूरी सॉल्व करके आएगी। तो आंसर जो आया मेरे पास में 0.08 वोल्ट के अराउंड मेरा आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल था। आई होप व्यूअर्स आपको लास्ट इक्वेशन क्लैरिफाई हो गई है। अब सेल के चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर कि तब क्या हो जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। देखिए बात करते हैं गिब्स एनर्जी की कि रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है। देखिए गिब्स एनर्जी जो होते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डू द यूजफुल वर्क, यानी वो एनर्जी मैं लिख देता हूं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू डू यूजफुल वर्क, यानी वो एनर्जी जिससे आप यूजफुल वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा जी से आप इसको डिनोट करते हो। जब आप इसको डेल्टा जी के साथ में डिनोट करने लगते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी आपके पास कोई सेल बना तो सेल अब देखिए दो तरह से काम करेगा। एक तो हम गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे नॉर्मल एक सेल रिएक्शन के लिए, ठीक है, और दूसरा हम लोग डेल्टा जी निकालेंगे डेल्टा जी निकालेंगे व्हेन सेल एक्वायर इक्विलिब्रियम, जब सेल कहां पहुंचने वाला है इक्विलिब्रियम पे पहुंचने वाला है। तो यहां दो हिस्से आ गए। देखिए सेल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं सिर्फ इस चीज के लिए, क्योंकि देखिए जब भी किसी प्रोसेस का डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, नेगेटिव साइन के साथ आने लग रहा है किसकी वैल्यू डेल्टा जी की, तो इसका मतलब वो प्रोसेस क्या होगा, यानी वो प्रोसेस क्या है स्पॉन्टेनियस है, यानी वो प्रोसेस जो है वो होके रहेगा। स्पॉन्टेनियस मतलब वो प्रोसेस क्या है फेवरेबल प्रोसेस है। फेवरेबल प्रोसेस का मतलब है कि वो प्रोसेस जो है वो हर हाल में होगा ही होगा वहां पे, है ना। लेकिन अगर मैं डेल्टा जी की बात करूं, जब इक्विलिब्रियम एक्वायर हो गया तो इक्विलिब्रियम के ऊपर डेल्टा जी की जो नेट वैल्यू है वो क्या हो जाती है जीरो। इक्विलिब्रियम के ऊपर जो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है वो जीरो हो जाती है। तो इसी को अगर मैं क्लास 11 के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर और इक्विलिब्रियम चैप्टर से उठा के लाऊं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस RT ln ऑफ K, ये बन जाती है मेरे पास में इक्वेशन, जिससे हम लोग डेल्टा जी की नेट वैल्यू को क्या करते हैं कैलकुलेट कर रहे होते हैं।
अब यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि ठीक है हम लोग इस तरह से रिएक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 भी है, तो 0 को पुट कर दो यहाँ, तो डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन ऑफ क्या बन जाएगा के, तो इस माइनस साइन को उठा के इधर ले आओ तो मेरे पास नेट क्या बनेगा डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा प्लस में आर टी एल एन ऑफ के, यानी एल एन हमें भी पता है कि किसके इक्वल होता है 2.303 ऑफ लॉग के इक्वल वैल्यू आती है। तो जब मैंने इस वैल्यू को यहाँ पुट किया तो 2.303 आर टी लॉग ऑफ में मेरे पास क्या आ गया के, और ये डेल्टा जी एक स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला वहां पे मेरे पास स्टैब्लिश हो गया। लेकिन जब मैं एक फेवरेबल प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कैलकुलेट कर रहा हूं तो डेल्टा जी की जो वैल्यू आएगी माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल से भी मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं एक स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर में, ठीक है। और वहां पे ई नोट ऑफ सेल की जो वैल्यू है वो बिल्कुल उसी प्रोसेस से निकलेगी, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस में ई नोट ऑफ एनोड, इसी फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आई होप व्यूअर्स आपको सभी को डेल्टा जी क्लैरिफाई हुआ कि किस तरह से मैंने डेल्टा जी को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब इसके न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करने हैं। देखिए चलते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 1 के ऊपर। अब देखिए मैंने बोर्ड पे 2 न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख दिए हैं, देखते हैं कि किस तरह से आपने डेल्टा जी की वैल्यू नोट की वैल्यू को यहाँ कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो इक्वेशन अब यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ न्यूमेरिकल के अंदर मुझे ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू प्रोवाइड की गई है। जब ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू प्रोवाइड की गई है तो ऑब्वियसली कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा जी नोट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, है ना। अब इस रिएक्शन में अगर आप चेक करें तो Mg से Mg2 पॉजिटिव जाने में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन लगे और Cu2 पॉजिटिव से Cu जाने में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का यूज हुआ है। तो अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो रहा है तो मैं N की वैल्यू को क्या पुट करूंगा 2। F की वैल्यू हम लोग कर चुके हैं लास्ट क्लास में 96500 और E नोट ऑफ सेल की वैल्यू मुझे 2.71 यहाँ से प्रोवाइड की गई है। तो जब मैंने E नोट ऑफ सेल डेल्टा जी की नेट वैल्यू को मैंने निकाला तो मेरी वैल्यू आ रही है माइनस में 523030 जूल के आसपास में मेरी जो वैल्यू है वो आने लग रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार पेपर में आ चुका है। अगर किलो जूल में वैल्यू चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करके आप कैलकुलेट कर देना नहीं वैल्यू। अब इंपॉर्टेंट चीज चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क अगेन दैट मींस इनडायरेक्टली वो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन की ही बात कर रहा है, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम द डेनियल से, डेनियल सेल की मुझे रिएक्शन भी दे दी, लेकिन यहाँ पे फिर से मुझे ई नॉट ऑफ जिंक की वैल्यू दे रहा है और ई नॉट ऑफ कॉपर की वैल्यू दे रहा है। शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड कौन सा रिडक्शन आप है, कौन सा ऑक्सीडेशन, कौन सा कैथोड, कौन सा एनोड, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो कैथोड पे जाएगा। तो ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू 0.34 ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ एनोड बनेगा मेरे पास में। तो नेट वैल्यू जो मेरे पास में आ रही है वो आ रही है 1.1 वोल्ट के आसपास। तो अब यहाँ से डेल्टा जी मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करना तो पहले डेल्टा जी देख लेते हैं। तो वो क्योंकि उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। तो यहाँ से n की वैल्यू ऑब्वियसली 2 आ रही है 96500 और ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या है मेरी 1.1 वोल्ट आने लग रही है। जब मैंने नेट वैल्यू को कैलकुलेट किया तो आंसर में मेरे पास में आया माइनस में 212300 जूल के आसपास मेरा आंसर आ गया डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन का। तो ये भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर के अंदर कई बार आ चुका है न्यूमेरिकल। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। हम देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जो मुझे बोला गया है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और खास बात क्या कि डेल्टा जी की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई है, बल्कि क्या प्रोवाइड किया गया, ई नॉट ऑफ सेल प्रोवाइड किया गया है। तो जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो दो बहुत आसान है, दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर कर लीजिए। एंड नहीं, पहले डेल्टा जी की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साथ में पहले डेल्टा जी ही निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखने वाले हैं। यहाँ देखिए इक्वेशन से 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज आ रहा है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही एक्सचेंज आ रहा है, रिडक्शन हाफ में भी। तो ऑब्वियस सी बात है एन की वैल्यू जो मेरे पास में आने लग रही है क्या आ रही है, 2 आने लग रही है। तो ई ऑफ सेल मेरे डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन अगर मैं निकालूं माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। अब n की वैल्यू 2 आ रही है 96500 और ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू मेरे पास में 1.05 वोल्ट गिवन है ऑलरेडी।
तो यहाँ से जो डेल्टा जी नोट की मेरे पास नेट वैल्यू जो कैलकुलेट करके आई है वो बन गई मेरी माइनस में 202,605 के आसपास मेरी एक नेट वैल्यू जो है वो बन जाएगी, सॉरी 650 जूल के आसपास बन गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से k की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो जब भी मुझे k की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली अब सेकंड फॉर्मूला आप यूज करेंगे, डेल्टा जी आर माइनस प्लस 2.303 आर इंटू में टी लॉग ऑफ के सी, यानी ये के सी की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। अब 2.303, अब जो मेरी जूल में वैल्यू है तो आर की वैल्यू क्या रखूंगा मैं 8.314। अब टेम्परेचर क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं किया गया लेकिन कंडीशन स्टैंडर्ड है तो वैल्यू क्या रहने वाली है 298। मुझे इस स्टैंडर्ड साइन से टेम्परेचर की वैल्यू को पता लगा है लॉग ऑफ के सी, और डेल्टा जी की जो वैल्यू आने लग रही है माइनस में 650 जूल मेरे पास में आने लग रही है जो वैल्यू है नेट में, ठीक है, विद नेगेटिव साइन है माइनस में, ठीक है। तो ये मेरे पास में वैल्यू आने लग रही है। जब मैंने इस नेट वैल्यू को कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद में माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गए, तो यहां से जो लॉग ऑफ केसी की मेरे पास में एक नेट वैल्यू बची, वो वैल्यू बची लॉग ऑफ केसी इज इक्वल टू 81 पॉइंट नहीं, ये आपकी वैल्यू अलग बच रही है, ये वैल्यू बचे ये, जस्ट अ सेकेंड, वी हैव टू कैलकुलेट, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, ठीक है। तो कैलकुलेट करके जो मेरे पास में वैल्यू आई वो आई है 34.37 के आसपास में, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, केसी की वैल्यू, तो आप इस लॉग को उठा के इधर ले आइए, तो क्या बन जाएगा एंटी लॉग, तो एंटी लॉग ऑफ 34.37 इज इक्वल टू केसी। तो अब 10 रेज़ टू द पावर में इसको डाल देंगे 34 प्लस 1, एंटी लॉग का रूल है। 37 की वैल्यू आपने चेक करनी है, वहां पे मोटा मोटा मान के चल लीजिए कि जो वैल्यू आएगी 0.332 के आसपास में आपकी वैल्यू जो है वो बन जाएगी, सॉरी 35 आएगा, ठीक है, आपकी वैल्यू जो है वो बन जाएगी, ये आई हैव रिटन रॉन्गली, ठीक है, तो बन जाएगी। तो जैसे ही मेरे पास में वैल्यू आई है तो अब जो आंसर में बनेगा मेरे पास में 3.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर 35 इज इक्वल टू के। बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा ध्यान से किया कैलकुलेशंस को। आई होप आप सबको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और लास्ट इक्वेशन खासकर समझ आ गई हो। आप अगर व्यूअर्स आप सबको ये सारी चीजें क्लैरिफाई हुई हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में कमेंट सेक्शन में लिख के अपने व्यूज जरूर बताएं। देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। देखिए बेटा, जो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़े हैं, जिनकी रिएक्शंस के बारे में बात की है, एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, डिवाइस जो क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को किसमें डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे आप क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के यहां दो हिस्से आ गए मेरे पास में, एक होते हैं प्राइमरी सेल्स, एक आ गए प्राइमरी सेल, और सेकंड मेरे पास में आ गए सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स, प्राइमरी सेल जिनको आपने यूज किया और फेंक दिया, सेकेंडरी सेल जिनको आप बार बार रिचार्ज कर रहे हो, जैसे घर के अंदर जो बैटरी लगा रखी है आपने, इन्वर्टर बैटरीज जो होती है वो। तो प्राइमरी सेल क्या है, यूज एंड थ्रो वाले सेल, जिनको एक बार यूज किया और आपने फेंक दिया। और सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, जिनको आप बार बार रिचार्ज करते हैं और उनको यूज करते जाते हैं। प्राइमरी सेल के अंदर जो सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास में आ जाता है दैट इज ड्राई सेल। काफी इंपॉर्टेंट सेल है पेपर के लिए भी। देखिए जो ड्राई सेल है वो जनरली पूरी की पूरी जो कवरिंग है किसकी बनी हुई है, जिंक की बनी हुई है, जिंक एनोड जिसे हम लोग बोलते होते हैं। वो जिंक एनोड अंदर की तरफ जो सॉल्यूशन फिल कर रखा है वो है मैग्नीज ऑक्साइड का, और साथ में उसके क्या फिल कर रखा है, कार्बन। साथ में उसके क्या कर रखा है, फिल कार्बन। अब इस मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे हमने एक पेस्ट फिल कर रखा है। क्या फिल कर रखा है, एक पेस्ट। अब पॉइंट ये पेस्ट किस चीज का है, जो हम लोगों ने पॉइंट यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किया है यूज, वो क्या है आपका अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है।
वो पेस्ट है NH4Cl का और साथ में है उसके ZnCl2। एक्चुअल में देखा जाए तो अमोनियम क्लोराइड का ही वो पेस्ट है, वहां पे वो यूज किया हुआ है। अंदर है उसके मैग्नीज MnO2 एंड कार्बन। अगर आप उस सेल को तोड़ के देखें तो अंदर से एक रोड निकल के आती है, एक ब्लैक से कलर की रोड, जिसे हम क्या बोलते हैं वहां पे ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रेफाइट की रोड होती है जो उसका क्या बना रहा है, कैथोड बना रखा है, और ऊपर क्या मेटल कैप है जो आप लोग जनरली वहां पे इस सेल को यूज करते हैं। सर्किट के अंदर एक बड़ा शाइनी सा सरफेस है जिसके अंदर क्या रखा हुआ हमने, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड। अब जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या एक्चुअल में इस प्रोसेस के अंदर, पूरे के अंदर। तो देखिए मैंने अभी बताया कि एक पार्ट आपने यूज किया एनोड। एनोड किसका बनाया आपने, जिंक का। तो ऑब्वियसली बात है कि जो जिंक है, जिंक मेटल धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। Zn2 पॉजिटिव, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, जिंक मेटल क्या होगी, खत्म होनी शुरू होगी। लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चल के कहां जा रहे हैं, अब यहां एनोड से कैथोड के पास। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो चल के एनोड से कहां जाने लग रहे हैं, कैथोड की तरफ। और बदले में कैथोड से क्या निकलेगी, करंट निकलेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा का पूरा उसके अंदर करंट जो वो रन करेगा, और जो भी अप्लायंस है, जिस भी चीज के अंदर आपने इसको डाला है वहां पे वो चीज वर्क करना शुरू कर देगी। तो कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन आई है, देखिए कैथोड के ऊपर मैंने अभी बताया, यहाँ पे आपने एक तो अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट यूज किया NH4 पॉजिटिव, उसमें से ले लिया। साथ में आपने यूज किया मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। चेक कीजिए, कार्बन के साथ आपने MnO2 का मिक्सचर आपने यूज किया है वहां पे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले एनोड से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया कैथोड पे, और मेरे पास यहाँ प्रोडक्ट में क्या बनने लग गया, MnOOH। मेरे पास ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया MnO and OH। ठीक है, यहां से जो हाइड्रोजन निकला, और साथ में क्या बन गया मेरे पास में NH3। साथ में क्या बना प्रोडक्ट में, NH3। थोड़ा रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं ताकि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो नेट रिएक्शन अगर मैं देखूं तो एक हिस्सा कैथोड, एक हिस्सा एनोड, दोनों के इलेक्ट्रॉन मैंने कैंसिल किए। तो नेट रिएक्शन क्या, जो जिंक है वो NH4 पॉजिटिव आयन से रिएक्ट कर रहा है और साथ में MnO2 के साथ में, और अल्टीमेटली आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है Zn2 पॉजिटिव, साथ में बन रहा है 2MnOOH, और साथ में आपके पास प्रोडक्ट में आ रहा है 2NH3। यानी अल्टीमेटली आपका ये प्रोडक्ट बन गया, नेट सेल रिएक्शन आपके पास में ये आ गई है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेल की। सेकेंड टाइप ऑफ सेल, प्राइमरी सेल में मेरे पास आ गया बटन सेल। बटन सेल जिसे आप सेकेंड नेम से भी जानते हैं, उसका नाम है मरकरी सेल। मरकरी सेल देखा भी होगा, रिस्ट वॉच के अंदर, कैलकुलेटर्स के अंदर इस सेल को हम लोग यूज करते होते हैं। देखिए इस सेल के अंदर जो है एक चीज बड़ी कॉमन है, नाम क्या है, मरकरी सेल। तो चाहे कैथोड है चाहे एनोड है, हर जगह पे यूज क्या होने वाला है, मरकरी ही यूज होने वाला है। अब पॉइंट ये मरकरी यूज होगा, तो मरकरी कैसे यूज होगा, देखिए मरकरी का हम लोग, अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बटन सेल एंड मरकरी सेल की वर्किंग हम लोग देखते हैं। क्या है, मैंने बताया पूरा मरकरी का बना हुआ है, तो इसका कैथोड और एनोड जो है दोनों हिस्से पे जो मरकरी वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब जिंक वाला जो पार्ट है देखिए हमेशा क्या बनता है, एनोड का। तो जिंक का उस सेल के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, अमेल्गम बना रखा है, और बीच में क्या पेस्ट फिल कर रखा है, OH नेगेटिव। एक्चुअल में KOH सॉल्यूशन हम लोग फिल किया होता है वहां पे, तो वहां पे OH नेगेटिव आयन को मेन मान लेते होते हैं। तो OH नेगेटिव आयन हम लोगों ने फिल किया हुआ है। रिएक्शन के बाद मेरे पास ये ऑक्सीजन यहाँ आएगी ZNO, क्योंकि देखिए मेरे पास में 2 OH है, उसमें से यहां से क्या बन गया H2O, जो एक ऑक्सीजन बची उसको जिंक के साथ क्लब कर दिया ZNO H2O, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये H2O और 2 इलेक्ट्रॉन चल के वापस कहां जाएंगे, एट कैथोड। एक्चुअल में तो 2 इलेक्ट्रॉन गएंगे, वहां H2O ऑलरेडी है। तो H2O 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से जो HgO है, इट गेट चेंज टू लिक्विड मरकरी, और साथ में OH। देखिए जो OH एनोड पे कंज्यूम हुए थे वो OH वापस से बन गए कैथोड के ऊपर। यानी अल्टीमेटली जो OH आयन था वो SH उसने वर्क करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं इसके बाद में सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिनको आप रिचार्ज कर सकते हो दोबारा से, जिनको आप क्या कर सकते हैं, रिचार्ज किया जा सकता है। यानी एक बार यूज किया, लाइट चली गई, यूज किया, लाइट चली गई, तब और उस टाइम पे यूज करने के बाद जब लाइट आई तो वापस आप रिचार्ज कर लिया उसको।
जिसको मतलब हम लोग थ्रो नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो वाले सेल नहीं है, बल्कि उनको रिचार्ज करेंगे। तो यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आ गई। एक मेरे पास में आ गया लेड एसिड बैटरी या लेड एसिड सेल, और सेकंड आ गया मेरे पास में निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी, देखिए लेड एसिड बैटरी जो है वो दो हिस्सों में कंस्ट्रक्ट की जाती है। एक तो यूज किया जाता है लेड का इलेक्ट्रोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है PbO2 का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। तो यानी दो हिस्सों में वहां पे मेरे पास में बैटरी आ गई है। एक में मेरे पास में लेड का इलेक्ट्रोड और दूसरे सेकंड वाले में मेरे पास में लेड ऑक्साइड का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, खास चीज क्या, दोनों के अंदर जो सॉल्यूशन मैंने फिल किया है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का। दोनों के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी H2SO4 के सॉल्यूशन को मैंने वहां पे फिल किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है कि मुझे वहां से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करके रिलीज कराना है। देखिए हम H2SO4 को ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले सीखने का बड़ा आसान सा तरीका है, H2SO4 को ब्रेक कर लो, 2H2SO4 को, क्या बन जाएगा 4H पॉजिटिव, और साथ में क्या बन गया 2SO4 2 नेगेटिव, ये एक हिस्सा बन गया। अब हम चलते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या हुआ होगा ऐसा, तो एनोड पे ये हुआ कि जो लेड है, लेड के ऊपर जो SO4 2 नेगेटिव है, एक पार्ट ने वो उसने अटैक किया और प्रोडक्ट में क्या बना PbSO4, और साथ में यहां से क्या निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए और वो चल पड़े सर्किट के अंदर। कहां जाने के लिए, कैथोड पे जाने के लिए। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे जब वो कैथोड पे पहुंचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे ऑलरेडी क्या था PbO2 था, बचे हुए 4H पॉजिटिव आयंस थे, बचा हुआ एक SO4 2 नेगेटिव आयन था, साथ में क्या आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए मेरे पास में, और ये क्लब करके देखिए 4H पॉजिटिव और इसने तो क्या बना दिया 2H2O, ये बन गया मेरे पास में H2O, साथ में क्या बना Pb बचा और एक PbSO4 बचा, ये बन गया प्रोडक्ट में। तो अल्टीमेटली मेरी रिएक्शन इस तरह से यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में गई। तो इसकी अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन बनाऊं तो ओवरऑल रिएक्शन में मेरे पास में क्या बना PbO2, साथ में क्या आ रहा है 2H2SO4, मैं इकट्ठा इसको लिखने लग रहा हूँ 2H2SO4, इसको सबको मिला जुला के, साथ में क्या आया Pb आया, लेकिन प्रोडक्ट में क्या बना PbSO4, कितने बने 2, वो भी देखिए एक यहां बना और एक यहां पे बना, साथ में क्या बन गया 2H2O और 2 इलेक्ट्रॉन से वो कैंसिल मैंने कर दिया। तो ये जो पूरी इक्वेशन मेरी बन गई, ये किसके लिए बन गई, पूरा का पूरा ये मेरा डिस्चार्जिंग हाफ है, यानी ये मेरा पूरा का पूरा जितना भी पार्ट मैंने लिखा है ये किसके लिए लिखा है, डिस्चार्ज के लिए, डिस्चार्जिंग के लिए जब आप बैटरी को यूज कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये रिचार्जिंग के टाइम पे क्या होगा, पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिचार्जिंग के टाइम पे क्या होगा। रिचार्जिंग के टाइम पे हम लोग सबसे पहले देखिए, आप जब भी रिचार्ज करते हैं ऑब्वियसली करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आने लग रहा है ना। जब करंट जब ऑपोजिट डायरेक्शन से आने लग रहा है तो एनोड के ऊपर ऑब्वियसली बात है जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो रिचार्जिंग में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। उल्टा कैसे हो जाएगा, यानी जो आपने पहले एनोड बनाया वो आपका क्या बन गया, कैथोड, क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, क्योंकि जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है। तो वो जो पहले कैथोड था वो आपका क्या बन जाएगा, एनोड। क्या बन जाएगा, एनोड। देखिए लर्न करने का बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूँ, यानी जो कैथोड था वो आपका क्या बन जाएगा, एनोड। मैं पूरे को ब्लैक से लिखूंगा जो जो चेंजेस होंगे, एनोड बनेगा, और आपका जो एरो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में। यानी कभी भी देखा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो कई बार आप उसके अंदर पानी ऐड करते हैं, डिस्टिल वाटर को, तो वो डिस्टिल वाटर PbSO4 को वापस इसके अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और जो पहले आपका एनोड था वो अब आपका क्या बन गया, कैथोड। वो आपका क्या बन गया, कैथोड, यानी यहाँ एरोहेड की डायरेक्शन रिवर्स, है ना। तो ओवरऑल रिएक्शन देखूं तो जरा चेक कीजिए, यही होना चाहिए। ये कंज्यूम जो हो चुका था वापस बन गया, इलेक्ट्रोड जनरेट हो गए, साथ में H2SO4 भी बन गया, और आपको कुछ अमाउंट वहां पे डिस्टिल वाटर का या तो ऐड करना पड़ता है जब पानी कम हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, अगर नहीं होता तो वो एसएच अपने आप ही कंज्यूम होता रहता है। अब मूव करते हैं अगली बैटरी के ऊपर। नेक्स्ट बैटरी आ गई हमारी निकल कैडमियम बैटरी। और देखिए निकल कैडमियम बैटरी के अंदर मैंने लिख दिया रिएक्शन ताकि टाइम ना वेस्ट हो। तो देखिए ध्यान से, निकल और कैडमियम बैटरी के अंदर सबसे पहले क्या आ गया, एनोड वाला पार्ट है।
एनोड के ऊपर जस्ट लाइक द वही हमारा बटन सेल की तरह OH नेगेटिव अटैक करेगा। तो OH जो है वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से क्या फॉर्म करेगा, वाटर, और जो ऑक्सीजन है वो कैडमियम पे अटैक करके CdO H2O, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड से कहाँ जाने शुरू हो गए, वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं। और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो कैथोड है वो किसका बना है, निकल ट्राईहाइड्रोक्साइड का। निकल ट्राईहाइड्रोक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके डिस्चार्ज के टाइम पे निकल डाईहाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएंगे, साथ में 2OH नेगेटिव आयन निकल जाएगा। अगर मैं नेट रिएक्शन देखूं तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन से 2OH से 2OH कैंसिल, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो यानी नेट रिएक्शन मेरी क्या बन रही है, CD प्लस में 2NiOH होल थ्राइस, दैट गिव राइज टू एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज CdO, साथ में क्या बन रहा है 2NiOH होल ट्वाइस, और साथ में प्रोडक्ट में आ रहा है H2O। दिस इज योर डिस्चार्ज इक्वेशन। लेकिन तब क्या हो, जब रिचार्ज होगा, डिस्चार्ज तो समझ आ गया, लेकिन रिचार्ज के टाइम पे क्या होगा, रिचार्ज के टाइम पे जो एनोड है, मैं इसको ग्रीन कलर से करूंगा अब सारा चीज, वो क्या बन जाएगा एनोड, और जो आपका एनोड था वो क्या बन जाएगा कैथोड। और कैसे इसको लर्न करना है, कुछ नहीं करना, बट डिस्चार्ज की जगह क्या आ जाएगा रिचार्ज, और इक्वेशन की जो डायरेक्शन है वो कर दो ऑपोजिट। इसी तरह से यहां पे भी जो एरो हेड है उसकी डायरेक्शन कर दो ऑपोजिट, और जो डिस्चार्ज था वो क्या बन गया आपका रिचार्ज। एंड सेम हियर, वापस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जनरेट हो जाएंगे, वापस से इलेक्ट्रॉन्स क्या हमारे जनरेट हो जाएंगे। तो इसको लर्न करने का बड़ा आसान तरीका है कि डिस्चार्ज को लर्न कर लो। डिस्चार्ज जब लर्न हो जाए तो रिचार्ज के टाइम पे जस्ट एरोस को ऑपोजिट कर दो, और जो कैथोड है उसे एनोड लिख दो, और जो एनोड है वो आपका कैथोड बन जाएगा, और ये बहुत इजीली लर्न हो पाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल के ऊपर, दैट इज फ्यूल। और देखिए बात करते हैं हम लोग फ्यूल सेल की, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है फ्यूल सेल। थर्ड टाइप ऑफ सेल फ्यूल सेल, प्राइमरी सेकेंडरी से अलग कैटेगरी में रखा जाता है। वैसे सेकेंडरी सेल में रखा नहीं जाता क्योंकि इसको हम लोग यूज करते हैं कॉन्टिन्यूटी में काफी लंबे टाइम तक। हाई एफिशिएंसी होती है इसकी, करीब 70% हाईली एफिशिएंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या, वेस्ट प्रोडक्ट वाटर है। वेस्ट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वाटर, तो ऑब्वियसली इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, और साथ में डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, साथ में कोई पोल्यूशन भी वो नहीं करता, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए फ्यूल सेल काम कैसे कर रहा है। फ्यूल सेल जो बनाने के लिए हम लोगों ने पोरस कार्बन की इलेक्ट्रोड को यूटिलाइज किया। ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है हमारी, और इस पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड में एक तरफ से हाइड्रोजन गैस आ रही है और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस आने लग रही है। हाइड्रोजन गैस जैसे आई, देखिए अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग लेके आए एट एनोड, एनोड के ऊपर लेके आए हाइड्रोजन गैस को, और जो हाइड्रोजन गैस आई है तो ऑब्वियस सी बात है वो डायरेक्टली जो अंदर OH है उसके साथ में कंबाइन कर गई, और उसने क्या बना दिया अपना 2H2O, क्या बना दिया 2H2O। लेकिन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो एनोड से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो ऑब्वियसली बात है उसको हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, कैथोड की तरफ। कहाँ पे लेके जाएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को, कैथोड की तरफ। अब जो कैथोड की तरफ वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रन डाउन कर गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कैथोड की तरफ से क्या आ रही है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को वो वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्लब करने को मिल गए, तो उसने साथ में क्या बना दिया 2OH नेगेटिव। वहां से टोटली उसने क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, सॉरी यहां से बनेगा टोटल 4OH नेगेटिव बनना शुरू हो गया। तो 4OH अगर बनना शुरू हो गया तो हम बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो 4OH के लिए ऑब्वियसली मुझे इलेक्ट्रॉन्स भी अब कितने चाहिए बनाने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इस तरह से देखिए मेरी रिएक्शन किस तरह आराम से स्मूथली चलने लग रही है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है, यहाँ पे 2 किया तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेंगे तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन 2 2 ज़ यहाँ 2 2 4 4 4 सारे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। तो अब अगर मैं देखूं तो नेट इक्वेशन मेरे पास में क्या बचने लग रही है, तो नेट इक्वेशन मेरे पास में जो बची, देखिए यहाँ OH से OH भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास नेट इक्वेशन बनी 2H2 जो आ रही है, साथ में नीचे से क्या लग रहा है O2, यहाँ से ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली जो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे बनने लग रहा है वो क्या बन रहा है, H2O। यानी कितना बेस्ट है, देखिए कुछ भी वेस्ट नहीं करना पड़ा, सीधा सीधा वो प्रोडक्ट बना जो हम लोग बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम भी है बनाने की। इसकी बनाने की प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट, हाई कॉस्ट।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी यही है कि जो इसकी कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज्यादा, देखिए एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी एक ही प्रॉब्लम है, वो क्या है, इसकी हाई कॉस्ट। इसको लगा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिन पोरस इलेक्ट्रोड्स को बनाने में खर्चा बहुत ज्यादा, कई करोड़ रुपए का खर्चा इन्हीं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आ जाता होता है। तो इसी चीज को देखते हुए एक टाइप का और फ्यूल सेल हम लोग बोल देते होते हैं जिसका नाम होता है प्रोपेन, जिसका नाम होता है प्रोपेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, प्रोपेन ऑक्सीजन के साथ भी हम लोग इसको प्रिपेयर करवा सकते हैं। देखिए, तो प्रोपेन और ऑक्सीजन के साथ इसको अगर प्रिपेयर करवाना है तो ऑब्वियसली वी नीड द प्रोपेन गैस। ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्रोपेन गैस? इट इज C3H6। देखिए C3H6 जो है मेरा, मैंने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर H2O का अटैक कराया, जैसे स्टीम के ऊपर, प्रोपेन के ऊपर, सॉरी स्टीम, वहां पे स्टीम तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, वाटर जब बहुत लंबे टाइम तक एट अ वेरी हाई टेम्परेचर अटैक करेगा तो यहां से प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास में 3 तो बन गया CO2। अब मेरे पास हाइड्रोजन जो है 6 to 12 एंड 6 टोटल मेरे पास है 18 हाइड्रोजन, सॉरी मेरा फॉर्मूला गलती का, C3H8 आएगा। तो जो मेरे पास में आ रहे हैं 20 H पॉजिटिव आयन आने लग रहे हैं, तो 20 H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे और साथ में मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होके ऑब्वियसली कहां से निकलेंगे? एनोड से, और वो जो 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑब्वियसली पहुंचेंगे भी कहां पे? कैथोड पे, तभी जाके सर्किट जो है वो रन कर पाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि ऑक्सीजन अब जो आई उसको हमने ये 20H पॉजिटिव और ये 20 इलेक्ट्रॉन्स दिए। ऐसा करने की वजह से ये 10 और 20 क्या बन गया मेरे पास में? टोटल 10 H2O बन गया। नेट रिएक्शन, ये मेरी रिएक्शन कहां पे आई? एट कैथोड। कहां पे आई? एट कैथोड। तो देखिए यहां से 20 इलेक्ट्रॉन और 20 ये आपस में कैंसिल कर दो, तो नेट आपके पास में क्या बचने लग रहा है? C3H8 साथ में 5O2। अब ये मेरे पास कैंसिल करूं तो मेरे पास में 4H2O बच जाएंगे। क्या अब यहां से ये और ये क्लब करा दिया, अब प्रोडक्ट में मेरे पास में क्या बन रहा है? 3CO2 बन रहा है, साथ में 4H2O बनने लग रहा है। लेकिन ये सेल इतना ज्यादा मतलब जितना फ्यूल सेल को हम लोग सोचते हैं कि पोल्यूशन फ्री है, ये इतना ज्यादा पोल्यूशन फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CO2 गैस तो फिर भी वहां पे सिंथेसाइज होने ही लग रही है। ठीक है, तो फिर से अब बात करते हैं हम लोग रस्टिंग के और कोरोजन। देखिए अब बात करेंगे कोरोजन की। कोरोजन क्या चीज होती है? कोरोजन का मतलब होता है जब कोई मेटल जो होती है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाए, यानी स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल या डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल। मेटल क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि जो एनवायरमेंट के अंदर फैक्टर्स हैं लाइक CO2, लाइक वाटर, लाइक अदर जो फैक्टर्स प्रेजेंट है वो उस मेटल को धीरे धीरे डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, खत्म करना शुरू कर देते हैं। आइए उस चीज को समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं रस्टिंग से, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन से। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जैसे ग्रीन कोट ओवर कॉपर, या जो एल्यूमिनियम उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाना, या ब्लैक कोटिंग आ जाना सिल्वर के ऊपर, ये बहुत सारे रीजन है। तो एग्जाम्पल है आपके कोरोजन के। तो देखिए इलेक्ट्रिकल थ्योरी क्या कहती है इसके पीछे, या इलेक्ट्रिकल कह लो या इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या कह रही है? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग देखते हैं क्या कहती है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कहती है कि जो आपके पास मेटल है ना वो धीरे धीरे Fe2 पॉजिटिव में चेंज हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये क्यों चेंज हुआ? क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है? CO2। क्या प्रेजेंट है? CO2। अब CO2 जैसे ही वाटर के साथ कंबाइन करेगा वो क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3, जो कि एक एसिड है ना। और जब एसिड है, एसिड ऑब्वियसली बात है जब ये ब्रेक होगा तो किसके अंदर टूटेगा? 2H पॉजिटिव, साथ में क्या बन गया? CO3 2 नेगेटिव। तो ये जो एसिडिक पार्ट है इसको कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। ये इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन से कंबाइन करके अपने आप को किसके अंदर चेंज करेगा? वाटर के अंदर ये चेंज करेगा। तो अल्टीमेटली मुझे इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ना इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? आयरन जो है वो अपने आप को Fe2 पॉजिटिव में और साथ में वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा कि भैया आप मेरे से ले लो वो 2 इलेक्ट्रॉन। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो निकल के गए वो ऑब्वियसली वो वाटर तो बन गया वहां पे, लेकिन यही रिएक्शन नहीं रुकी, वो आगे जाके आयरन जो था वो Fe3 पॉजिटिव में भी चेंज हो गया बाय द लॉस ऑफ 1 मोर इलेक्ट्रॉन। अब इस Fe3 पॉजिटिव के ऊपर
ऑक्सीजन ने अटैक किया तो क्या बना दिया उसने, Fe2O3 बना दिया, और भी रिएक्शन इंटेंस हो गई वहां पे, यानी जो आयरन था वो आगे जाके Fe2O3 बना चुका है। लेकिन एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास ऑक्सीजन थी वो इस H पॉजिटिव आयन के साथ कनेक्ट करके 4 इलेक्ट्रॉन लेके और अपने आप को किसमें चेंज किया, उसने H2O के अंदर चेंज किया। यानी नेट रिएक्शन देखूं तो इसको ट्वाइस करना पड़ेगा मुझे इस तरह से, और ये मेरा 4 हो जाएगा और कैंसिल कर देते हैं। तो नेट रिएक्शन देखो तो 2Fe के ऊपर 4H पॉजिटिव, साथ में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ने अटैक किया, तो प्रोडक्ट में आपके पास Fe2 पॉजिटिव और साथ में क्या बन गया, H2O, और वो H2O अब कंबाइन करेगा किस Fe3O पॉजिटिव Fe2O3 के साथ, और क्या बनाएगा, रस्ट। क्या बनाएगा, रस्ट, जहां पे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आएगा विच प्रोवाइड द ब्राउन कलर टू द आयरन, क्योंकि आयरन सेंटर में होगा और वाटर मॉलिक्यूल उसके स्ट्रक्चर में टेक पार्ट करेंगे, एंड दे विल प्रोवाइड द ब्राउन कलर टू इट, रेडिश ब्राउन कलर। अब कुछ फैक्टर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है जो रस्टिंग है, कुछ फैक्टर्स हैं जो इस रस्टिंग को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या फैक्टर आ गया हमारे पास में, पोजीशन ऑफ मेटल ईएमएफ सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ईएमएफ सीरीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें मेटल जितना ऊपर होगा उसका कोरोजन उतना आसान होगा, और मेटल जितना नीचे होगा उसका कोरोजन उतना ही मुश्किल होगा। उसके बाद आ गया प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज, जितनी ज्यादा इंप्यूरिटीज एटमॉस्फेयर, जितनी ज्यादा इंप्यूरिटीज मेटल के अंदर प्रेजेंट होगी उतना जल्दी ये सेल बनेगा, उतनी जल्दी उसका सेल रिएक्शन बनेगा, उतनी जल्दी उसका सेल बनेगा, उतनी जल्दी उसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुई तो ऑब्वियस सी बात है मेटल गेट डिटोरिएटेड। Then is the presence of electrolyte। अब घर में भी देखिए नॉर्मल एक आयरन है, आयरन नेल को आप रख दीजिए एक कलर आएगा, पानी के अंदर रख दीजिए एक कलर आएगा, और पानी के अंदर नमक डाल के रखिए तो एक और कलर आएगा। अब क्वेश्चन ये तीनों के अंदर अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा जो रस्टिंग मेरी आने वाली है वो रस्टिंग आएगी जब मैंने उसके अंदर नमक डाल दिया, यानी मैंने उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया है। उसके बाद आ गया प्रेजेंस ऑफ CO2 इन वाटर, जितना ज्यादा CO2 पानी के अंदर होगा उतना कंबाइन करेगा और उतना ही क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, जितना कार्बोनिक एसिड बनेगा उतना एसिडिक कंटेंट होगा, यानी उतना ही जो रेट ऑफ कोरोजन है वो क्या होगा, फास्ट होता चला जाएगा। अब कई बार प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, कई बार हम लोग जैसे मेटल है, मेटल को कवर कर दिया, किसी ने किसी टेप के साथ कवर कर दिया कि भैया इसमें कुछ नहीं होगा, अब मैं इसको खराब नहीं होने दूंगा क्योंकि इसको एटमॉस्फेरिक कॉन्टैक्ट से मैंने रोक दिया, तो कई बार वाटर ड्रॉपलेट मॉइस्चर वहां पे जाएगा और उस मेटल के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपने प्रोटेक्टिव कोटिंग बहुत अच्छे से बनाई, आपने उसके ऊपर पेंट किया, तो जो कोरोजन का रेट है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये था कि कोरोजन क्या था, क्यों हुआ और किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा है। अब देखते हैं हम कोरोजन को रोक कैसे सकते हैं। सबसे पहले आ गया बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन बड़ा ही आसान है, आप उसकी मेटल के सरफेस पे पेंट कर दो, आप उसकी मेटल की सरफेस पे ऑयल लगा दो, आप उसकी सरफेस के ऊपर ग्रीस लगा दो, तो इन सारे के सारे मेथड से एक सरफेस के ऊपर एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा, और उस बैरियर की वजह से मेटल जो है उसकी कोरोजन क्या होगी, स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या आ गया मेरे पास में, एग्जांपल में आ गया गैल्वेनाइजेशन। एग्जांपल में क्या आ गया, गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन कैसे, देखिए ये मेरी आयरन की पाइप है और मैंने उसके ऊपर ये दे दी, एक जिंक की कोटिंग दे दी मैंने इस तरह से। अगर जिंक की कोटिंग दी तो गैल्वेनाइजेशन, टिन की कोटिंग दी तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हुआ ये कि जिंक ने अपने आप की ऑक्सीडेशन करा के और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करा दिया अपना एनोड बना के। लेकिन जब आपने जो ऑब्वियसली आयरन का पाइप है, आयरन 2 पॉजिटिव फॉर्म में, वही जो आयरन पानी की वजह से रस्ट हो रहा है वो अपने आप को वापस उसी फॉर्म में चेंज कर देगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं देखूं तो जिंक मेटल तो खत्म होता जा रहा है ना टाइम के साथ साथ, तो हम लोग इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, गैल्वेनाइजेशन। लेकिन अगर यही सेम चीज टिन करेगा और टिन की रिएक्शन आएगी यहाँ पे SN2 पॉजिटिव विद 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसे नाम दूंगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देन वी कॉल्ड इट एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये थी आपकी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, जहां एक मेटल ने अपना सैक्रिफाइस किया दूसरी मेटल को बचाने के लिए। नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, जैसे आयरन का मेरा पाइप है, अंडरग्राउंड वाटर पाइप है मेरे पास में, मैंने उसके सरफेस पे क्या करना, मैग्नीशियम मेटल को क्या करना, मैग्नीशियम मेटल को मैंने उसके सरफेस के ऊपर लगा देना। जरूरी नहीं है मैग्नीशियम मेटल, जिंक भी लगा सकते हो, गैल्वेनाइजेशन जैसा ही प्रोसेस है। बट मेटल जो है
वो आयरन से ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। मेटल जो है वो आयरन या जिस भी पाइप में आप यूज कर रहे हो उससे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, तभी आप इस इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन को यूज कर सकते हैं। देन आगे आज के कैटेगरीज में क्या आ गया, एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होते हैं, एल्केलाइन फॉस्फेट। क्या होते हैं, दे आर द एल्केलाइन फॉस्फेट्स। ये एल्केलाइन फॉस्फेट क्या करते हैं, दे आर द बेसिक सॉल्यूशन। अब ऑब्वियसली बात है, जो मेटल है, मेटल के सरफेस पे रस्ट लगना है, कोरोशन होना है, कोरोशन होना है किसी एसिड की वजह से होना है। तो जैसे आपने एल्केलाइन फॉस्फेट लगा दिया तो एल्केलाइन फॉस्फेट क्या करेगा, जो बाकी की जो एसिड्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देगा। जब वो न्यूट्रलाइज करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो डायरेक्ट मेटल जो है उसकी कोरोशन हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कोरोशन। आई होप आप सबको कोरोशन वीडियो ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।